हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे जॉब वर्क यानी जीएसटी में जॉब वर्क से रिलेटेड क्या क्या प्रोविज़न है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको बताएंगे। ये जानने से पहले कि क्या क्या प्रोविज़न्स हैं, आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि जॉब वर्क कहते किसे हैं। कोई पर्सन किसी दूसरे से बिलोंग करने वाले गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट करता है या कोई प्रोसेस करता है तो उसे जॉब वर्क कहते हैं, और जो पर्सन इस जॉब वर्क को परफॉर्म करता है उसे जॉब वर्कर कहते हैं। अब जॉब वर्क एक कॉमन सा काम है, क्योंकि कई बार जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती हैं वो कुछ ना कुछ काम जॉब वर्क में कराती हैं, तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं हर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कि उन्हें क्या क्या प्रोविजंस को फॉलो करना है और किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है वाइल सेंडिंग द मटेरियल टू द जॉब वर्कर्स। अब जो मटेरियल भेज रहा है वो प्रिंसिपल कहलाएगा और जो मटेरियल रिसीव कर रहा है वह जॉब वर्कर कहलाएगा। हम बात करेंगे कि किस जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है और किसको नहीं। तो एज पर डेफिनेशन जो सेक्शन 22 में सीजीएसटी एक्ट में दी है, उसके अकॉर्डिंग जो भी जॉब वर्कर गुड्स या सर्विसेज मिला के एग्रीगेट टर्नओवर उसका एक साल में 20 लाख रुपए से ज़्यादा होता है तो उसे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है। लेकिन जो भी जॉब वर्कर जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है एक फाइनेंशियल ईयर में, उनके लिए कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन की, बट वो चाहें तो वॉलेंट्रीली अपनी इच्छा के अनुसार एक रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो एज पर लॉ दो तरह के पर्सन हो सकते हैं जो जॉब वर्क कर सकते हैं। एक रजिस्टर्ड पर्सन यानी जिसकी लिमिट जिसका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है और वो रजिस्टर्ड जॉब वर्कर कहलाएगा। और जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है उनको अनरजिस्टर्ड जॉब वर्कर बोलेंगे, बट जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है वो रजिस्टर्ड जॉब वर्कर ही कहलाएगा। जॉब वर्कर का प्रोसीजर चैप्टर 21 में दिया गया है जो सीजीएसटी एक्ट में है। इसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रिंसिपल यानी जो ऑनर है मटेरियल का वो जॉब वर्क करने के लिए मटेरियल को जॉब वर्कर के पास भेज सकता है और उसके लिए उसे ड्यूटी की पेमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। एज पर जीएसटी लॉ उसे किसी भी प्री परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी डिपार्टमेंट से, वो सिर्फ एक इंटीमेशन देते हुए मटेरियल को जॉब वर्क के लिए सेंड कर सकता है। और एक बार जॉब वर्कर से जब काम खत्म हो जाएगा तो वो आइदर उसे वापस अपने पास मंगाएगा मटेरियल को या फिर उसे दूसरे जॉब वर्कर के पास भी वहाँ से भेज सकता है। जो वापस मंगाने का टाइम पीरियड है वो ये है कि अगर वो इनपुट हैं तो उसको वापस मंगाने का जो टाइम है वो 1 साल तक का है, और जो कैपिटल गुड्स हैं उनको मंगाने का टाइम पीरियड 3 साल का है। लेकिन जो जिग्स हैं, फिक्चर्स हैं, मोल्ड्स हैं, डाइज हैं, उनके लिए वापस मंगाने का कोई टाइम पीरियड की बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जब जॉब वर्कर को भेजी जाती हैं तो ये प्रोसेस के अंदर लॉस हो जाती हैं, प्रोसेस के अंदर ब्रेक हो जाती है, तो इनको वापस लाना एक प्रैक्टिकली वाइबल नहीं है। तो इसके लिए कोई कंडीशन नहीं रखी गई है, तो यानी आप इसे जॉब वर्कर के पास भेज कर और इसे वापस ना भी लाएं तो भी आप इसका इनपुट क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जॉब वर्कर के पास जो मटेरियल भेजा गया है उसका प्रोसेस हो गया है और वहीं से उसको रिमूव कर दिया जाए, यानी या तो उसे बिना ड्यूटी लगाए एक्सपोर्ट किया जा सकता है या फिर उसे ड्यूटी पेमेंट करने के बाद डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया जा सकता है। कब एक जॉब वर्कर की प्रमाइसिस को एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ प्रिंसिपल प्रमाइसिस कहा जाएगा, कब ज़रूरत होगी कब नहीं। अब जैसे आपको पता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है यानी जो जॉब वर्कर होता है, जॉब वर्कर और जो प्रिंसिपल है उन दोनों का प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ही रिलेशन होता है, और जो जॉब वर्कर का प्लेस ऑफ बिजनेस है वो प्रिंसिपल का प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होगा। सो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक रजिस्टर्ड जॉब वर्कर जो है उसके प्लेस ऑफ बिजनेस को एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाने की। अब अगर प्रिंसिपल जो है वो अपने जॉब वर्कर के प्लेस से ही मटेरियल को या इनपुट को या फिर कैपिटल गुड्स को वहाँ से रिमूव करना चाहता है डायरेक्टली प्रमाइसेस ऑफ जॉब वर्कर, तो और अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो इस केस में जो प्रिंसिपल है वो तभी मटेरियल को रिमूव कर पाएगा जब उसने अपने जॉब वर्कर को एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाया हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। अब एक सबसे बड़ा बात यह है कि जहाँ भी आपने देखा होगा सब जगह लिखा है कि इनपुट या कैपिटल गुड्स, कहीं भी सेमी फिनिश गुड्स के बारे में बात नहीं कही। तो सेमी फिनिश गुड्स का क्या करेंगे, तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक जो लॉ में एक्सप्लेनेशन को इंसर्ट किया, इन्होंने कहा कि जो सेमी फिनिश गुड्स हैं वो भी इनपुट की तरह ही काउंट होंगे, यानी अगर आप सेमी फिनिश गुड्स को भी रिमूव करते हैं या जॉब वर्कर के पास भेजते हैं तो उस पर सेम प्रोविजन लगेंगे जैसे आप इनपुट के लिए लगाएंगे। अब किसी गुड्स को आइटम इनपुट को या कैपिटल गुड्स को जॉब वर्कर के प्रेमाइसिस से ही रिमूव करना है तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक प्रोविजन है उसके बारे में बात करते हैं। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो इस केस में जॉब वर्कर के प्लेस से मटेरियल को रिमूव करना है, इनपुट को या कैपिटल गुड्स को अगर डायरेक्टली रिमूव करना है तो उसको ऐसा करने के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल को उसके जॉब वर्कर के प्लेस को अपना एडिशनल प्लेस डिक्लेयर करना होगा,
उससे पहले वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। लेकिन जहाँ जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो वहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो जॉब वर्कर की प्रेमाइसेस से मटेरियल को डायरेक्टली अपने कस्टमर को भेज सकता है, और इसके लिए उसे अपने जॉब वर्कर के प्लेस को अपने रजिस्ट्रेशन में एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो 1 साल की और 3 साल की जो कंडीशन इसमें लगाई गई है वो इसलिए है कि 3 साल के अंदर अंदर अगर गुड्स या 1 साल के अंदर अंदर इनपुट वापस रिसीव नहीं होता है तो इसे मटेरियल को एज ए सप्लाई मान लिया जाएगा, यानी प्रिंसिपल से जॉब वर्कर को मटेरियल सप्लाई मान लिया जाएगा। अब वो सप्लाई की डेट क्या होगी? वो सप्लाई की डेट होगी वो डेट जिस दिन प्रिंसिपल ने अपने जॉब वर्कर को ओरिजिनली माल सेंड किया था। जिस चालान पे मटेरियल को सेंड किया गया था वो चालान ही एज ए इनवॉइस मान लिया जाएगा। पहले जो ड्राफ्ट इनवॉइस रूल आए थे उसमें डिलीवरी चालान में टैक्स का अमाउंट, टैक्स का रेट डिक्लेयर करना मैंडेटरी नहीं था, बट जो फाइनल लॉ आया उसमें जो टैक्स का रेट है, टैक्स की अमाउंट है वो डिक्लेयर करना मैंडेटरी कर दिया। तो इस केस में अगर वापस मटेरियल जो है विद इन टाइम नहीं आता है तो उसके चालान को ही उसका इनवॉइस मान लिया जाएगा। यानी जिस डेट पे प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को मटेरियल सेंड किया था जॉब वर्क के लिए, वो डेट ही उसकी सप्लाई की डेट हो जाएगी। अब जब जॉब वर्कर को मटेरियल भेजा गया था उस टाइम पर एक्चुअल में टैक्स पे नहीं किया गया था, तो प्रिंसिपल की एक लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी कि वो उस टैक्स को पे करे, क्योंकि उसने एलिजिबिलिटी की जो कंडीशंस हैं वो पूरी नहीं की हैं, और उसके साथ साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, क्योंकि एक्चुअल में उसे उस डेट पे पेमेंट करना था जिस डेट पे मटेरियल सप्लाई किया था, और उसने एक्चुअल में अब पे किया है, तो जिस डेट तक का जो गैप है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेकिन इसमें ये प्रोविज़न है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसमें जो प्रिंसिपल है वो टैक्स पे करेगा, लेकिन जो जॉब वर्कर है उसका जो टैक्स पे हुआ है उसका इनपुट लेने के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन अगर जॉब वर्कर जो है अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो इनपुट क्लेम नहीं कर पाएगा, और ऐसी कंडीशन में जो ये टैक्सेस का अमाउंट होगा वो एक तरह से लॉस का अमाउंट हो जाएगा। जो वेस्ट या स्क्रैप जनरेट हो रही है जॉब वर्क में, उसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि उसे वापस प्रिंसिपल के प्लेस पे लाया जाए और उसके बाद बेचा जाए। तो यदि जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो वो अपनी प्रेमाइसेस से अपने नाम से इसकी स्क्रैप को और उसके वेस्ट को सेल कर सकता है। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रिंसिपल डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्लेस से अपने नाम में उसको सेल कर सकता है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो जॉब वर्कर है वो किस अमाउंट पे टैक्स देगा, वो अमाउंट होगा जो उसका सर्विस चार्ज होगा। अब जॉब वर्कर मे बी मटेरियल भी लगा सकता है अपने पास से और सर्विस भी लगा सकता है। जैसे कि आप टेलर का एग्जांपल ले लो, अगर किसी टेलर को आप कपड़ा दे के आते हो पैंट या शर्ट सिलवाने के लिए, तो उस केस में टेलर एक तो सर्विस करता है कि जो उसने शर्ट या पैंट सिली है उसकी सर्विस होगी, और उसके साथ वो धागा यानी थ्रेड वो खुद अपना यूज़ करता है, यानी इस सर्विस को देने के लिए उसने कुछ मटेरियल यूज़ किया और कुछ सर्विस यूज़ की। तो इस कंडीशन में मटेरियल और सर्विस का दोनों का अमाउंट जो मिला के वो चार्ज कर रहा है, उस अमाउंट को ही इसके एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करेंगे, और उसी अमाउंट पे उसे जीएसटी पे करना होगा। जो लेटेस्ट टैक्स इनवॉइस या क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के रूल आए हैं उसमें जॉब वर्क के लिए जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है उसके लिए भी बताया गया है कि जॉब वर्क के लिए जो मटेरियल जाएगा वो डिलीवरी चालान के थ्रू जा सकता है, और उस डिलीवरी चालान को सीरियल नंबर होना होगा, उसमें उसका टाइम ऑफ रिमूवल होगा, और उसके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उस लॉ में प्रोवाइड की गई हैं, यानी उसमें उसका HSN कोड भी होगा, उसमें उसकी क्वांटिटी होगी, रेट होगा, रेट ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स होगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन करनी होंगी। और ये एक और चीज़ बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जब आप डिलीवरी चालान के थ्रू मटेरियल प्रिंसिपल से जॉब वर्कर के पास भेज रहे हैं तो उस टाइम पे उसका एक ई-वे बिल जो होगा वो जनरेट करना होगा। तो ये सारे प्रोविजन से रिलेटेड हैं जॉब वर्क के जो जीएसटी में दिए गए हैं। होप कि हमने सारी चीज़ें कवर की हैं और आपको समझ आई हैं। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेरी इससे रिलेटेड बचती है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं अपनी क्वेरीज, जो ईमेल आईडी हमारी इस पीपीटी में दी गई है उस पर आप सेंड कर सकते हैं डायरेक्टली और हम उसका रिप्लाई करेंगे।